बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज हम फर्स्ट ईयर के इस टॉपिक को पढ़ेंगे, उसका नाम है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। सेंट्रियोल जो है वो सेल का वो ऑर्गन है जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है। ये ज़्यादातर एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं और फंजाई में भी मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल्स की जो शेप है वो रॉड शेप होती है और ये पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के गिर्द, न्यूक्लियस के पास ये राइट एंगल की फॉर्म में आपको नजर आते हैं। Each centriole is composed of 9 triplets of microtubules और हर centriole जो है वो microtubules का 9 triplets जो है उससे मिलकर बनता है। Which are circularly arranged around a central axis। और ये microtubules जो है वो circularly यहाँ पर ये जो आपको जैसे नजर आ रही हैं ये circularly arrange होती हैं और एक जो है वो central axis के इर्द गिर्द जो है वो एक सर्कल बना हुआ होता है। Just before the cell division, the pair of centrioles duplicate and become two pairs। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, चूंकि ये न्यूक्लियस के पास मौजूद होते हैं, तो जब सेल डिवीजन का वक्त होता है तो उस टाइम पर जो सेंट्रियोल्स के पेयर हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, यानी डबल हो जाते हैं और ये जो पेयर्स हैं, टू पेयर्स बाद में माइग्रेट कर जाते हैं ऑपोजिट पोल की तरफ, न्यूक्लियस के ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। बोथ सेंट्रियोल पेयर्स गिव्स राइज माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रियोल्स के जो पेयर्स हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं और सेल डिवीजन के दौरान काम आते हैं। द होल स्ट्रक्चर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज नोन एज माइटोटिक अपरेटस। और ये जो पूरा स्पिंडल फाइबर्स का पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसके साथ क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को माइटोटिक अपरेटस कहा जाता है। इस माइटोटिक अपरेटस का काम ये होता है कि ये क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, यानी क्रोमोसोम्स ने जब मूव करना होता है ऑपोजिट पोल की तरफ, एक आधे क्रोमोसोम्स जो है वो एक पोल की तरफ मूव हो जाते हैं और दूसरे क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ मूव होते हैं, तो जो स्पिंडल अपरेटस या ये जो माइटोटिक अपरेटस होता है ये उन क्रोमोसोम्स को पुल करने में और उनके पोल तक पहुंचाने में मेन रोल प्ले करता है। In addition, centrioles also give rise to basal bodies of cilia and flagella। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें सीलिया और फ्लैजिला मौजूद होते हैं, तो इन सेंट्रियोल्स का फंक्शन ये भी होता है कि ये बेसल बॉडीज, उनकी जो सीलिया और फ्लैजिला हैं उनको जो है वो बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का एक बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल। सेल का बहुत प्रोमिनेंट और बहुत ज़्यादा अहम और ख़ास हिस्सा जो है वो न्यूक्लियस होता है। इन एनिमल सेल इट फाउंड इन द सेंटर। एनिमल सेल्स में ये सेंटर में मौजूद होता है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में मौजूद नहीं होता है, इसकी स्लाइटली अवे थोड़ा सा जो है वो साइड पर मौजूद होता है। क्यों होता है? इसलिए क्योंकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत लार्ज होता है और वो सेंटर में मौजूद होता है। दैट्स वाई उसका जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल का वो साइड पर नजर आता है। अ टिपिकल यूकैरियोटिक न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन। अगर हम पार्ट की बात करें तो इसके ये पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज न्यूक्लियर एनवेलप जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म और इसके साथ न्यूक्लियोलाई मौजूद होते हैं और क्रोमेटिन होते हैं। तो इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं एक एक करके। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ये एक डबल मेम्ब्रेन होती है, कवर किया हुआ होता है, न्यूक्लियस की बाउंड्री होती है ये। बोथ मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप्स आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन होती है तो एक इसका जो मेम्ब्रेन का पार्ट होता है वो अंदर की तरफ होता है और एक बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन की तरफ होता है। तो ये दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो जगह होती है वहां पर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस या पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड कहा जाता है। द मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स। और ये मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनती है? ये लिपिड बाइलेयर की एक मेम्ब्रेन और प्रोटीन की से मिलकर बनी हुई एक मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज कवर्ड विद राइबोसोम्स एंड इज कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेनस ऑफ ईआर। जो कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है जो कि साइटोप्लाज्म के साथ जिसका कनेक्ट होता है, तो वो मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स और ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अटैच होते हैं। देयर आर न्यूमरस पोर्स इन न्यूक्लियर एनवेलप कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर पोर मौजूद होते हैं, बहुत से न्यूक्लियर
पोर्स, बहुत सारे सुराख मौजूद होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है, विच आर कंपोज्ड ऑफ अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन। द पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर पोर बोथ द मेम्ब्रेन्स आर इंटरकनेक्टेड। न्यूक्लियर पोर की जो जगह होती है वहां पर दोनों मेम्ब्रेन्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से ये पोर्स में से जो है वो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज होता है, यानी जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर जाना है या साइटोप्लाज्म से बाहर आना है वो इस जगह पे जो इंटरकनेक्टेड जगह है जहां पर दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं और जिस जगह को न्यूक्लियर पोर कहा जा रहा है उस जगह से होता है। ये इसमें एक्सचेंज में क्या होता है, आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स जो है वो न्यूक्लियस से मूव करके साइटोप्लाज्म में चली जाती हैं, और कुछ प्रोटीन्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कुछ लिपिड्स वगैरह होते हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ जाते हैं। Although smaller molecules simply diffuse through the pores, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से जो है वो पोर्स के जरिए इन हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में और आउट हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्जर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके लिए स्पेशल किस्म के सिग्नल सीक्वेंस रिक्वायर्ड होते हैं जिनके जरिए से वो इस न्यूक्लियर पोर वाली जगह से जो है वो डिफ्यूज होते हैं या बाहर और अंदर जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है इस न्यूक्लियस का वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड होता है जो कि ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जिसके अंदर मिक्सचर होता है प्रोटीन्स का, एंजाइम्स का, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एंड सम मेटल आयंस, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम वगैरह होती हैं। मैग्नीशियम फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, और ये जो है वो डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन। इसके साथ साथ न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। सो द न्यूक्लियोप्लाज्म इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। लिहाजा चूंकि ये एक सेमी फ्लूइड, ये भी जो है वो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है और साइटोप्लाज्म भी एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें मौजूद होती हैं और साइटोप्लाज्म में और डिफरेंट चीजें जो है वो मौजूद होती हैं, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। लिहाजा न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म से कुछ मुख्तलिफ होता है। फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस भी न्यूक्लियस का ही एक पार्ट है। न्यूक्लियोलस इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ये सेल जो है हैव वन और मोर न्यूक्लियाई, एक सेल के अंदर एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोलस अपीयर्स ड्यूरिंग इंटरफेस एंड डिसअपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का टाइम जब आता है उस टाइम पर ये न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते हैं, और जब इंटरफेस का टाइम होता है उस टाइम पर ये न्यूक्लियोलस नजर आ रहे होते हैं। Nucleolus consists of a peripheral granular area contain ribosomal subunits and a central fibriller area contains RNA, राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए। तो अगर हम न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियोलस में एक पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया होता है जिसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं, और एक जो है वो फाइब्रल एरिया होता है जिसके अंदर राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए मौजूद होते हैं। Therefore, nucleolus is involved in the construction of ribosomes. लिहाजा न्यूक्लियोलस जो है वो उसका काम क्या होता है कि वो राइबोसोम्स की कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है। फिर इसके साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम का होता है, जो कि पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। क्रोमेटिन इज अ नेटवर्क ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। धागे की तरह के बारीक बारीक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है, जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और आपको ज्यादा जो है वो थिक नजर आने शुरू हो जाते हैं और कॉइल अप हो जाते हैं इनटू सेपरेट स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। और जब ये कॉइल अप होते हैं और थोड़ा सा थिक होते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है। यानी क्रोमेटिन थिन नेटवर्क होता है थ्रेड लाइक, और ये जब थिक होके कंडेंस हो जाते हैं, कॉइल हो जाते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर बनता है क्रोमोसोम्स जिसे कहा जाता है, विच आर थिक इनफ टू सीन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। जब हम इसे लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये बहुत थिक होता है एज कंपेयर टू क्रोमेटिन के। अ टिपिकल क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 strands called chromatids which are attached with each other at आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि एक टिपिकल क्रोमोसोम जो है उसमें 2 जो है वो स्ट्रैंड्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 strands। ये जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है 2 स्ट्रैंड से मिलकर बनता है।
विच आर अटैच्ड विद ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं एक खास पॉइंट पर। इस पॉइंट को सेंट्रोमियर कहा जाता है, जहां पर दोनों क्रोमैटिड्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। सेंट्रोमियर जो है वो कॉन्स्ट्रिक्शन फंक्शनली रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इस सेंट्रोमियर के साथ जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो उस टाइम पर जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं या माइटोटिक अपरेटस जो हैं वो आकर इसके साथ अटैच होते हैं, और इस वजह से ये जो सेंट्रोमियर है ये मूवमेंट का काम कर रहा होता है, क्रोमोसोम्स को मूव करवा रहा होता है सेल डिवीजन के दौरान। Each centromere has a complex kinetochores proteins present on opposite side of the constriction। और हर सेंट्रोमियर के पास एक कॉम्प्लेक्स काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद होती है जो कि इस कॉन्स्ट्रिक्शन के ऑपोजिटली मौजूद होती है। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ा और न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो उसको समझा कि न्यूक्लियस के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स के कैसे कैसे जो है वो स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा फर्स्ट ईयर का वो होगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसके हम डिफरेंसेस को भी देखेंगे, इसके डायग्राम्स को भी जो है वो समझेंगे। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।